हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट। तो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी चैप्टर 1 एंड 2 का एमसीक्यू कर रहे थे। उसमें हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर उसका 3। ठीक है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने वही क्वेश्चन को सॉल्व किए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसका एग्जाम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा था। ठीक है, जिसमें हम लोग 9 नंबर तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग सॉल्व करेंगे उससे आगे, जैसे 10, 11, 12। ठीक है, और जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे सवाल आने का चांसेस रहता ही रहता है। ओके, क्वेश्चन कहता है कि 10 क्वेश्चन कहता है कि द कैपेसिटेंस यूनिट ऑफ कन्वेनियंट साइज इज। ठीक है, इसमें हम लोग का यूनिट का साइज बताना है, किसका? कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस का यूनिट जो आता है वो फेराड में आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को यूनिट जो बताना है वो कन्वेनियंट यूनिट बताना है। यानी कन्वेनियंट का मतलब होता है सूटेबल यूनिट। बहुत जन को इसका आंसर पता है कि इसका आंसर माइक्रो फराड होगा। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ा है वो देखते ही समझ गए कि इसका आंसर माइक्रो फराड होगा। क्यों होगा? तो देखो, कन्वेनियंट यूनिट का मतलब होता है सूटेबल यूनिट। ठीक है, जिसका हम लोग यूज कर सके। होता ये कि जो कैपेसिटेंस का जो यूनिट आता है वो फेराड में आता है। किसमें आता है? फेराड में। ये जो फेराड होता है ना, ये बहुत बड़ा यूनिट होता है, बहुत लार्ज यूनिट होता है। ठीक है, वो लार्ज यूनिट होने की वजह से ये कन्वेनियंट नहीं हो पाता है, यानी सूटेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम लोग को एक ऐसा यूनिट खोजना पड़ता है जो सूटेबल हो। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो फराड को इसको 10⁻⁻⁶ से गुना कर देते हैं, तो ये फराड से छोटा हो जाता है। ये देखो, ये बहुत बड़ा वैल्यू होता है। तो इसको अगर देखो 10⁻⁻⁶ से गुना करने का मतलब क्या पता है कि फेराड को हम लोग 10⁻⁶ 1 2 3 4 5 6 जीरो से डिवाइड कर देना। तो इतना बड़ा यूनिट हम लोग क्या कर दिए? छोटा कर दिए। छोटा कर दिए ना, इसी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। यानी जो बड़ा यूनिट था उसको हम लोग छोटा कर दिए और इसीलिए सूटेबल हो गया। बड़ा यूनिट हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, तो उसको छोटा करके और उसका यूज़ करते हैं एकदम आसानी से। तो वही फ्राड को छोटा करते हैं तो ये माइक्रो फ्राड बन जाता है। 10⁻⁶ जो होता है ना, माइक्रो होता है, तो ये क्या बन जाता है? माइक्रो फ्राड। और ये छोटा यूनिट है और हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा माइक्रो फ्राड होगा, इसलिए क्योंकि फ्राड बहुत बड़ा यूनिट है और सूटेबल नहीं है। तो उसको सूटेबल यूनिट बनाने के लिए हम लोग क्या 10⁻⁻⁶ से गुना करते हैं या 10⁻⁶ जो होता है उससे डिवाइड करते हैं, जिससे मतलब छोटा हो जाता है और सूटेबल हो जाता है। इसीलिए उसका हम लोग क्या यूज़ करते हैं? माइक्रो फ्राड। अब बहुत सारा बच्चा ये सोच रहा है कि इसको हम लोग नैनो फ्राड क्यों नहीं करते हैं, है कि नहीं? क्योंकि देखो नैनो फ्राड से भी छोटा आ जाएगा, लेकिन जो नैनो फ्राड होता है ना, बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए ये जो माइक्रो होता है वो थोड़ा सूटेबल रहता है ना, इसीलिए इसको माइक्रो यूज़ करते हैं। ओके, तो ये था इसका आंसर माइक्रो फ्राड। चला याद रखना। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन में भी यूज़ कर होता है और ऑब्जेक्टिव में तो आ गया ही, आने का चांस रहता है। 11 नंबर कहता है कि इफ़ देयर एनी कंडक्टर विच कैन बी गिवन ऑलमोस्ट अनलिमिटेड चार्ज। ठीक है, बोल रहा है कि एक कंडक्टर है, क्या इसको ऑलमोस्ट अनलिमिटेड चार्ज दिया जा सकता है? आंसर मतलब ऑप्शन में दिया है कि यस, हाँ, नहीं, कैन बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन और नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, फिर जानेंगे क्या उसको चार्ज दिया जाता है या नहीं। तो देखो, कंडक्टर मतलब होता है जो अपने से चार्ज को पास करे। कंडक्टर क्या होता है? जो अपने से चार्ज को पास करे, यानी अपने से चार्ज को फॉलो होने दे। जैसे कि हम लोग का घर में जो करंट हम लोग जैसे बिजली के लिए जो वायर यूज़ करते हैं ना, वो एक टाइप का कंडक्टर ही होता है। क्यों? क्योंकि देखो वायर से चार्ज पास करता है तभी तो करंट आता है ना। चार्ज फ्लो करता है तभी तो करंट बनता है ना, ये तो पता ही होगा। यानी जो वायर है उससे चार्ज हम लोग का जो बिजली वाला वायर है उससे चार्ज फ्लो होता है और करंट बनता है। यानी जो वायर है एक टाइप का कंडक्टर है ना, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है और वायर में भी चार्ज फ्लो होता है। तो ऐसा चीज़, मतलब ऐसा जितना सारा मटेरियल है जिसमें से चार्ज फ्लो कर सके या जिसमें से चार्ज इस पार से उस पार जा सके, फ्लो कर, जो भी बोलना बोलो, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर।
ठीक है। और कंडक्टर का एक खासियत होता है, क्या खासियत होता है? खासियत ये होता है कि ये मान लो वायर है, इसको थोड़ा सा बड़ा जूम करके बना दिए हैं। कंडक्टर का खासियत ये होता है कि इसके अंदर पूरा मटेरियल है, ठीक है ना। ये कंडक्टर का जो होता है उसका खासियत ये होता है कि जो चार्ज होता है वो सरफेस पे ले आता है। जो चार्ज होता है, क्योंकि चार्ज में पूरा तरह फ्लो होता है, हो सकता है, तो क्या कहते हैं सरफेस पे ले आता है। उस सरफेस पे लाने से क्या होता है पता है? जैसे कि मान लो इस कंडक्टर को हम लोग 10 टो इलेक्ट्रॉन दिए। कितना इलेक्ट्रॉन दिए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या किया, 10 इलेक्ट्रॉन को अपने सरफेस पे ले आया। फिर मान लो और 10 दिए तो कितना, 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो उन लोग को भी ये सरफेस पे ले आया। वैसे कैसे मान लो हम लोग 100 इलेक्ट्रॉन इसको दिए। कितना इलेक्ट्रॉन? 100 इलेक्ट्रॉन। तो ये सरफेस पे ले आया। लेकिन जैसे इसको हम लोग 1000 इलेक्ट्रॉन देंगे ना, ये नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि तुम लोग ध्यान से देखो कि जो माइनस माइनस चार्ज है ये आपस में रिपेल करने लग जाएगा, और ये अपने अंदर का जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है ना, इन्हीं को संभाल नहीं पाएगा। इतना रिपल्सन हो जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन को ही नहीं संभाल पाएगा कि बाहर से क्या इलेक्ट्रॉन लेगा, बाहर से हम लोग नहीं दे पाएंगे। यानी जो किसी कंडक्टर को हम लोग अनलिमिटेड इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग चार्ज देते हैं ना, तो चार्ज क्या रिपेल करने लग जाएगा आपस में, या ज़्यादा चार्ज बढ़ जाएगा, तो ये अपने ही इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा। यही मतलब इसके अंदर इतना ज़्यादा चार्ज, इतना ज़्यादा रिपल्सन हो जाएगा कि यही कुछ किसी दूसरा कंडक्टर को खोजेगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए, डोनेट करने के लिए, कि इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, ले लो, ले लो, है ना। इसीलिए इसका आंसर डायरेक्ट नो होगा कि नहीं भैया, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड चार्ज हम लोग नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इतना रिपल्सन हो जाएगा चार्ज में, समझ रहे हो ना। अगर इलेक्ट्रॉन का जगह प्रोटॉन भी दोगे ना, तब भी वही होगा। हालांकि प्रोटॉन हम लोग दे नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इससे समझना आसान है, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं इसीलिए, क्योंकि रिपल्सन इतना बढ़ जाएगा कि नहीं हो सकता। ओके, तो इसका आंसर नो होगा। तो इसको उतारना है तो उतार लो, पॉज करके उतार लो। उतार लिया? 1 2 3 मिटाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर और 13 नंबर, ठीक है। देखो 12 नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ चार्जिंग, यानी चार्जिंग जो होता है उसका क्या कारण है। तो देखो चार्ज जो कब होता है, जब किसी मेटल या किसी एलिमेंट जो भी हो उससे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कि नहीं, तो हम लोग को पता है। लेकिन जब भी कोई एलिमेंट या कोई भी मेटल या जो कोई भी चीज़ हो, उस पर जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, आता है नहीं। यानी जब भी हम लोग देख रहे हैं कि चार्ज का लॉस हो रहा है तब भी चार्जिंग हो रहा है, और चार्ज का गेन हो रहा है तब भी चार्जिंग हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, पहला है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन का जब भी लॉस होता है तब चार्ज होता है, चार्ज गेन होता है। भले ही पॉजिटिव चार्ज गेन हो, लेकिन चार्ज तो गेन होता है ना। क्यों? यहाँ पे बोला नहीं कि नेगेटिव या पॉजिटिव, हम लोग को चार्ज से मतलब है, तो पॉजिटिव चार्ज भी तो चार्ज ही होता है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि फिर बोल रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये तो पता है भैया, इलेक्ट्रॉन का जब गेन होता है तो नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी चार्जिंग का कॉज है। अब बोल रहा है कि बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा? बोथ ए एंड बी, सी नंबर। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का जब गेन होता है तब नेगेटिव चार्ज होता है, तब भी चार्जिंग हुआ। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, नहीं तब भी चार्जिंग हुआ, ठीक है। ये तो बहुत आसान था, ये तो इजीली था। आप देखो बोलते हैं कि अ ग्लास रॉड रब्ड विद ए सिल्क, एक ग्लास रॉड है उसको सिल्क के साथ रब किया गया। मान लो एक ग्लास रॉड है, किसी भी शेप का हो सकता है, उसको कोई सिल्क होगा उसके साथ रब किया गया, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि सिल्क एक्वायर है चार्ज, तो सिल्क पे जो चार्ज आया, जैसे सिल्क है मान लो, इसमें क्या चार्ज आया? 1.6 × 10⁻12, ठीक है। व्हाट इज द चार्ज ऑन रॉड, हम लोग को पता नहीं कैसे रॉड है, इस पर क्या चार्ज आएगा। सोचो क्या चार्ज आएगा, बताओ पॉज करके सोच के कि इसमें क्या चार्ज आएगा। अगर ध्यान से देखो इसमें कहीं ये जिक्र नहीं किया है कि जो ग्लास और जो सिल्क है इसमें पहले से ही कोई चार्ज है या नहीं। मतलब अगर ये बॉडी पहले न्यूट्रल था, यानी जितना इसमें चार्ज था, मतलब अगर इसमें मान लो कोई चार्ज नहीं था, इसमें भी कोई चार्ज नहीं था, अगर न्यूट्रल है,
तो क्या होगा पता है, जब इसको रब करेंगे जो जितना चार्ज इसमें आएगा ना उसका ऑपोजिट में चार्ज इसमें आ जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा हो तुम लोग तो तुम लोग को पता होगा कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो इनिशियल में जितना चार्ज होता है ना फाइनल में भी उतना ही चार्ज होता है। नहीं मतलब न्यूट्रल नहीं, अगर कोई बॉडी को बाहर से ना टच किया जाए, मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे या कुछ भी ना हो, ये मतलब क्या बोलते उसको, तन्हाई में रहने वाला बॉडी, उसको रुक जा याद नहीं आ रहा है, उसको कुछ बोलते थे, छोड़ो क्या बोलते थे, मतलब देख लेना। उसमें क्या होता है कि चार्ज कंजर्व रहता है, तो जो चार्ज इनिशियल में होगा वही चार्ज फाइनल में होगा। अगर देखो कि ये रॉड है और सिल्क क्लॉथ है, ये दोनों, इसमें कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी चार्ज नहीं है, एकदम रेस्ट में। ये मान ले आपस में रिएक्शन किया और इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चार्ज आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻12 चार्ज आ गया। ठीक है, तो इसमें भी इसका अपोजिट में आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻12। अगर ये दोनों को तुम लोग जोड़ोगे, ये दोनों चार्ज को, तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इनिशियल में चार्ज कितना है, जब इसको रब उब नहीं किया, कुछ नहीं किया, तब भी चार्ज, टोटल चार्ज 0 है, क्योंकि देखो ये न्यूट्रल है, भी न्यूट्रल है, कोई बताया नहीं है कि क्या चार्ज है, कुछ नहीं बताया, यानी न्यूट्रल है, यानी कोई चार्ज नहीं है। अब रब करने के बाद अगर फाइनल चार्ज भी 0 होगा, तो फाइनल चार्ज 0 कब होगा, अगर इसमें प्लस चार्ज आया तो इसमें माइनस चार्ज आएगा, तब ना प्लस माइनस कट के 0 आ जाएगा, है कि नहीं। यानी जो चार्ज इसमें प्लस में आएगा उसी का नेगेटिव में चार्ज इसमें आएगा। ठीक है, तो ये होगा इसका ये आंसर, ये प्लस में है तो इसका आंसर नेगेटिव में है, नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसको इस तरीके से भी दिखा जा सकता है, इसका मतलब बहुत तरीके से समझा जा सकता है कि अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया, मान लो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया और वो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा और इसमें क्या आएगा बताओ, तो इसमें प्लस चार्ज आएगा। मान लो कोई चार्ज इसमें लूज़ किया, इलेक्ट्रॉन मत मानो, कोई दूसरा चार्ज, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो इतना नहीं होता है, तो कोई दूसरा चार्ज, इसमें से कोई चार्ज लूज़ किया तो इसमें आ गया, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और दोनों सेम होगा, इसमें जितना नेगेटिव आएगा उतना इसमें इतना पॉजिटिव आएगा कि नहीं, है ना। ये तो पता है ना, जिसमें से चार्ज लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो गेन होता है इसमें नेगेटिव चार्ज आता है। तो अगर इसमें चार्ज गेन हुआ तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, और ये लूज़ किया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, है कि नहीं। तो हम लोग का नेगेटिव चार्ज का वैल्यू कितना दिया होगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू कितना दिया होगा, इसमें उल्टा कर दिए, पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू मान लो अगर इतना दिया हुआ है तो इसी का उल्टा नेगेटिव चार्ज का वैल्यू भी उतना ही होगा, ये है ना। अपोजिट चार्ज आता है, इसमें अगर नेगेटिव आया इसमें पॉजिटिव आएगा, वही अगर इसमें पॉजिटिव आता है तो इसमें नेगेटिव आता है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज आया इतना, तो इसमें भी नेगेटिव चार्ज आएगा कितना, इतना ही आएगा, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। तो देखो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल तो बनता नहीं है, जितना बनता था हम बता दिए हैं, और अगर बुक में तुम लोग को मिलता है तो उसको थोड़ा खुद से सॉल्व करना, खुद से करना अच्छे से, है ना। तो इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं, और चैप्टर 1, 2 भी यहीं पे समाप्त करते हैं, और चैप्टर 3 इसके बाद स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो उसको ज़्यादा हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे, है कि नहीं। तो ओके, अच्छे से एग्जाम देना, अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट।